खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। ओलावृष्टि से तबाह किसानों ने सुविधा शुल्क मांगे जाने को लेकर कलेक्टर से लगाई गुहार। फिर से सर्वे की उठाई मांग। वहीं ATL की खबर के बाद तबाह खेतों का जायजा लेने निकले अफसर। राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा वर्ष 2024, अनेक घटनाक्रमों का चला दौर। लेपर्ड ने राजर्षि कॉलेज स्टाफ रूम के पास किया शिकार, पिंजरे की पकड़ से हफ्तों से है बाहर। और दुर्दशा का शिकार हुआ बायोडायवर्सिटी पार्क, टूटे झूलों और बदहाल ओपन जिम के साथ ही सूख रहे हैं पेड़ पौधे। और अब जानते हैं खबरों को विस्तार से। अन्नदाता किसान साल के आखिरी दिनों में मौसम की मार झेल रहे हैं और ओलावृष्टि से कई जगह तो लगभग पूरी फसल नष्ट हो गई है। इसके बावजूद कुछ स्थानों पर संवेदनहीन कार्मिक सहानुभूति दिखाने के बजाय फसल की सर्वे रिपोर्ट बनाने के नाम पर सुविधा शुल्क मांग रहे हैं। कई गांवों के किसानों ने सोमवार को कलेक्टर से मिलकर यही आरोप लगाए हैं। पेश एक रिपोर्ट। जहां एक और जिले के किसान ओलावृष्टि की मार से मायूस हैं, कई इलाकों में फसलें नष्ट हो गई हैं, वहीं दूसरी ओर नुकसान के मुआवजे के लिए कई गांवों से आए लोग जिला कलेक्टर से मिले और पटवारी पर सुविधा शुल्क लेने के आरोप भी लगाए। मालाखेड़ा के कैरवावाल गांव के सरपंच खेमाराम ने बताया कि 27 दिसंबर की रात अचानक बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से सरसों और चने की फसल लगभग पूरी तरह से नष्ट हो गई। अगले दिन जब पटवारी पहुंचे तो मिली भगत के तहत किसानों की नष्ट फसल का आंकड़ा गलत बताकर आगे भेज दिया गया। सरपंच का आरोप है कि फसल सिर्फ 10 से लेकर 20% तक नष्ट दिखाई गई है। ऐसे में उन्होंने जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए फिर से सर्वे एवं उचित मुआवजे की मांग उठाई। उधर खरखड़ा गांव से आए किसान कप्तान सिंह ने बताया कि उनके गांव सहित आसपास बुर्जावाला, कैरवावाल आदि में सरसों और चने की फसल नष्ट हो गई है। इस किसान ने भी पटवारी पर आरोप लगाया कि उसने प्रति बीघा जमीन के हिसाब से 500 रुपए सुविधा शुल्क देने पर फसल को 100% नष्ट दिखाने की बात कही थी। ग्राम खरखड़ा बुर्जावास से आया साहब, मैं खेमाराम सरपंच बोल रहा हूँ। हमारे गांव में 27 तारीख को 1:30 बजे भयंकर तूफान आया, ओलावृष्टि हुई और इतना बड़ा नुकसान हुआ कि सरसों एकदम से पूरी नष्ट हो गई। मतलब 50 गेहूं में तो 50% फायदा है, लेकिन सरसों पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसमें पटवारी जी मौके पे गए, उन्होंने मतलब जो रिपोर्ट बनाई वो 20% नुकसान की बनाई, जो कि बिल्कुल गलत बनाई है। उसकी हम पुनः मतलब जांच कर सर्वे करवाना चाहते हैं। हमारे एरिया की दोबारा सर्वे करवाई जाए और जनता को जितना नुकसान के हिसाब से उनको मुआवजा दिलवाया जाए। पटवारी ने गलत रिपोर्ट क्यों बनाई? कोई ऐसी कोई क्या बातचीत रही इससे? अब साहब इसीलिए तो हम मतलब ये रिपोर्ट सर्वे दोबारा करवा रहे हैं कि मतलब देखा जाए कि वास्तव में 20% नुकसान है क्या। मतलब वो तो फसल पूरी नष्ट हो चुकी है उसके बिल्कुल साहब, हमारे पास वीडियो, उसको वीडियो दिखाएंगे हम आपको खेत के भाई सरसों में क्या रहा है। मतलब कुछ नहीं रहा, सरसों बराबर खेत बराबर हो गई। मतलब दोबारा कोई फूटने की कोई उम्मीद उसमें है नहीं। मतलब हमारे सर कलेक्टर साहब से हम मिलेंगे। हम गांव खरकड़ा से हैं, पंचायत केरोवाल है। हमारी ये मांग है, हमारा जो ओलावृष्टि हुई है उसमें पटवारी ने 20% नुकसान दिखाया है, जबकि नुकसान 100% हुआ है। उसमें वो पैसे मांगता है। उससे हमने बात करी, 500 रुपये बीघे के हिसाब से पैसे मांगता है पटवारी। क्या कहता है? वो कहता है 500 रुपये के हिसाब से आप उगा के ले आओ, मैं उसके आपको नुकसान को मतलब बढ़ा दूंगा। उधर राजेश कुमार बैरवा, इंद्र कुमार गुर्जर, मुकेश सिंह, पंचायत समिति सदस्य राजेश कुमार और इंद्र सिंह सहित सरपंच सुरेश ने कैरवावाल पंचायत की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही आरोप लगाया कि पटवारी ने अपनी मनमर्जी से गाड़ी में बैठकर रिपोर्ट बना दी। वहीं कलेक्टर अर्तिका शुक्ला ने किसानों की शिकायत पर मालाखेड़ा SDM को इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 2 दिन पहले मोटे मोटे ओले पड़े थे, जिसकी वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। पटवारी मौके पर नहीं गया, उन्होंने वहीं से बैठ करके वो रिपोर्ट बना दी, जो कि पूरी तरह से फर्जी है। तबकि वहाँ ग्रामवासियों में काफी रोष है, पूरी फसल बर्बाद होगी। जिसकी वजह से मैं पंचायत समिति सदस्य वार्ड नंबर 22 राजेश कुमार मेघवाल। उसमें कौन कौन मौके पर गए हैं, क्या है?
सर कोई भी नहीं गया है, कोई राजस्व से, कोई कृषि विभाग से कोई भी नहीं गए। पटवारी गए, पटवारी ने गाड़ी से ही रिपोर्ट बना के और फ्री कर दिया 20%। हम इससे कोई भी तरीके से संतुष्ट नहीं है। कृषि विभाग के कोई ग्राम सेवक, कोई एग्रीकल्चर संबंध कोई बंदे नहीं गया वहाँ पे। गौरतलब है कि मालाखेड़ा, राजगढ़, कोटकासिम और तिजारा सहित कई क्षेत्रों में फसल को नुकसान पहुंचा है। इसके बावजूद पीड़ित किसानों से सुविधा शुल्क मांगने के आरोप यदि सही है तो जांच एवं सख्त कार्रवाई की जरूरत बनी हुई है। धन्यवाद। और वहीं मालाखेड़ा क्षेत्र में ओलावृष्टि से नष्ट फसल के सर्वे में लापरवाही को लेकर एटीएल पर प्रसारण के बाद तहसीलदार मेघा मीणा ने तुरंत संज्ञान लिया। वे खुद ही फील्ड में नुकसान का जायजा लेने के लिए रवाना हो गई और इसके बाद क्षेत्र के पटवारी एवं कानूनगो भी आगे आगे भागते नजर आए। तहसीलदार ने चोमू, बुलंदी, पथरोड़ा, खरखड़ा और कैरवाल क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों में किसानों से बातचीत की। साथ ही बताया कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर राजस्व कर्मियों को पहले ही निर्देशित कर दिया था, लेकिन मनमर्जी की शिकायत मिलने के बाद फिर से रिपोर्ट बनाने के निर्देश दिए गए हैं। उधर अलवर ग्रामीण एमएलए नेता प्रतिपक्ष जूली ने शाम को खरखड़ा गांव पहुंचकर प्रभावित फसलों का निरीक्षण किया। साथ ही एसडीएम भी यहां पहुंचे, हालांकि पिछले 3 दिन से सुध नहीं ली गई थी। उधर ग्रामीणों ने इलाके के पटवारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि फसल के खराबे को बेहद कम दर्शाया जा रहा है। इस पर टीकाराम जूली ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही सहानुभूति के साथ सर्वे करने पर जोर दिया गया। और अब बात करते हैं राजनीतिक दृष्टि से सरगर्मियों भरे वर्ष 2024 की। वर्ष 2024 राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इस साल की शुरुआत से ठीक पहले प्रदेश में राज बदला था और दिसंबर 2024 में भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा हो गया।
इस मौके पर जयपुर में विशाल सभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलवर सहित पूर्वी राजस्थान के लिए ईस्टर्न कैनाल योजना विधिवत लॉन्च कर दी। वहीं इस साल अलवर को भूपेंद्र यादव के रूप में नया सांसद मिला, जिन्हें मोदी कैबिनेट में जगह भी मिली। उधर रामगढ़ के कांग्रेस एमएलए जुबेर खान के निधन के चलते हाल ही हुए उपचुनाव में रिवाज बदला। वह इस मायने में कि जिस दल की जयपुर में सरकार है, उपचुनाव में उसी दल यानी भाजपा का रामगढ़ में विधायक बना। सुखवंत सिंह ने जुबेर खान के पुत्र आर्यन जुबेर को पराजित किया। इसके पहले आमतौर पर रामगढ़ में सत्तारूढ़ दल की उलट पार्टी का विधायक बनता आया था। उधर भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री पवन जैन के अनुसार यह बीता साल पार्टी के लिए बढ़िया रहा। लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे। साथ ही कांग्रेस के पूर्व सांसद डॉक्टर करण सिंह यादव और जिला प्रमुख बलवीर सिंह आदि भाजपा में शामिल हुए थे। इसके बाद रामगढ़ में भाजपा प्रत्याशी सुखवंत सिंह की जीत हुई। इसी दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह चौधरी भी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ गए। इसके अलावा भाजपा का संगठन पर्व चल रहा है और 3 लाख से अधिक सामान्य सदस्य बने हैं। उधर राज्य सरकार में संजय शर्मा और केंद्र सरकार में भूपेंद्र यादव को मंत्री की जिम्मेदारी मिली हुई है। ऐसे में वर्ष 2025 में तेजी से विकास की उम्मीद है। सर 2024 का साल ख़त्म होने को जा रहा है, नया साल 2025 आने को है। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, मेरा सवाल ये है कि 2024 भारतीय जनता पार्टी के लिए कैसा रहा, राजनीतिक रूप से क्या कहना चाहिए? देखिए 2024 निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत शुभ रहा है और हमारी सारी मेहनतों को सफलता मिलने का एक ये वर्ष रहा है। 2024 में जितने भी चुनाव अलवर ज़िले में हुए हैं वो सब हम भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चुनाव आदरणीय हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी यादव जो वन एवं पर्यावरण मंत्री हैं केंद्र में, उनका चुनाव भी इसी 2024 में हुआ और सभी कार्यकर्ताओं ने जी जान से अपनी मेहनत करके हमारे सांसद जी की जो विजय हुई वो हमारे 2024 का सबसे बड़ा एक उपलब्धि है। और उन्हें जो केंद्र में इस पद से नवाजा गया वो भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अलवर के लिए उपलब्धि है। उसके बाद रामगढ़ के उपचुनाव जो हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी ने विजय पताका लहराई है और जो सीट कांग्रेस से में थी उस कांग्रेस से सीट को छीनकर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता है। संगठन की दृष्टि से भी संगठन पर्व हमारा चल रहा है। संगठन पर्व में भी जो अपेक्षा थी हमारे सदस्यों की थी, 3 लाख से अधिक सदस्य बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी में अलवर जिले ने ऐतिहासिक एक रिकॉर्ड कायम किया है। सर कई नेता कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे वो भाजपा में शामिल हुए हैं। वरिष्ठ चाहे सांसद हों, विधायक हों, जिला प्रमुख हों, छोटे कार्यकर्ता हों, तो भाजपा का कुनबा अलवर में बड़ा है, ये भी क्या उपलब्धि मानते हो? हाँ नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से हमारा परिवार, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, जो हमारी विचारधारा से और लोग जुड़े हैं हमारे परिवार से, वो 2024 में हमारे आदरणीय करण सिंह जी, बलवीर सिंह जी छिल्लर साहब, राजेंद्र गंडूड़ा साहब जैसे बहुत लोकप्रिय नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। हमारा परिवार बढ़ा है और इसी तरह हमारा परिवार बढ़ता रहे। अब यही शुभकामनाएं। 2025 भी हम भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा अपना लक्ष्य प्राप्त करेगी। उधर जिला प्रमुख बलवीर सिंह के अनुसार वर्ष 2024 में वे भाजपा में शामिल हुए और इसके बाद से लगातार जाट समाज को पार्टी से जोड़ने का काम किया है। लोकसभा एवं रामगढ़ चुनाव में भाजपा की जीत में जाट समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही। साथ ही प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा जयपुर रोड स्थित जाट भवन में स्थापित करवाई गई। वहीं अब जाट बालिका छात्रावास के लिए भी जमीन का आवंटन कराया गया है। 2024 में हमारे अनुभव खट्टे मीठे रहे। हमारे चौधरी चरण सिंह जी की जो पुरानी मांग थी, चौधरी चरण सिंह जी की मूर्ति जो उस पर झगड़ा हुआ था, उस मूर्ति को लगाने का हमने 2024 में काम किया। बालिका छात्रावास की जो हमारी ज़मीन जीत और सांगवान की अध्यक्षता में जो लंबे समय से पेंडिंग चल रही थी, छोटे मोटे विवाद को लेकर कुछ राजनीतिक लोग हमारे ही समाज के इधर उधर की बातें कर रहे थे, उसमें हम कामयाबी हासिल की
समाज के भाईचारे को हमने बढ़ाने में कामयाबी की और जिले में विकास की हमने काफ़ी बातें की। सर, समाज की जो बालिका छात्रावास की लंबे समय से मांग थी, सरकार के मामला अटका हुआ था, आपके प्रयास से वो सफल हो गया। जल्दी ऐसी सूचना है कि उसका पैसे जमा होकर वो धरातल पर शुरू होगा। तो समाज के लिए कितना बड़ा ये काम है, कितना बड़ा संदेश जाएगा सर? ये सभी बालिका छात्रावास की जो हमारी जाट विकास समिति की अध्यक्ष है जीत कौर सांगवान, उसने ये समिति में ली थी। हम तो उसमें प्रयास थे, हम भी सहयोगी हैं। मैं अपने आप को अकेले को श्रेय नहीं देना चाहता। सबका विकास साथ है, सबका विकास है। समाज के सब लोगों का है इस पे ध्यान। आज जाट छात्रावास का भी इसमें सहयोग है, जो उन्होंने आगे बढ़कर हमें पैसे देने की बात कही है। अच्छे लोग आएंगे, हर गांव से बुलाकर उसका काम करेंगे। एक बड़ा भवन बनाएंगे जो जिले में पहचान हो कि समाज के लोगों ने मिलकर ये काम किया। सर, भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार रामगढ़ में खाता खुला है, आप भी प्रचार में गए, काफ़ी प्रयास किया, तो भाजपा के नेता के तौर पर आपको लगता है कि बीजेपी के लिए भी अच्छा रहा साल? ऐसा है, जाट राजनीति बीजेपी की और ज़्यादा बढ़ रही है। जिले की जाट के बहुमत जाट वोट रामगढ़ को चुनाव में जिताने में बहुत बड़ा योगदान है। सभी वर्गों ने काम किया, बाकी जाट समुदाय ने खुल के बीजेपी को वोट दिया और भूपेंद्र यादव का नेतृत्व समझते हुए वोट दिया। सर, भूपेंद्र यादव की आपने बात की है, केंद्रीय मंत्री हैं। आप जब जिला प्रमुख कांग्रेस के थे, बीजेपी में गए, उसके बाद काफ़ी समर्थन आपके माध्यम से समाज का रहा। आपको लगता है कि जाट समाज का लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव को समर्थन रहा या मतदान ज़्यादा हुआ? ऐसा उसमें कोई दो राय नहीं है। जब हमने पार्टी बदली, जब हमें अपना हक नहीं मिला, कांग्रेस के नेताओं ने हमारे को अपने आगे बढ़ने से रोका, तो हमने बीजेपी का सहारा लिया। बीजेपी में भूपेंद्र यादव के नेतृत्व हमें काम करने का मौका मिला, तो समाज के सब लोगों ने साथ दिया। नेता तो वही है जिसका समाज साथ है। भाई, जो मेरे समाज के लोग मेरे साथ थे तो मैं बातें कर रहा हूँ आज, नहीं तो मैं क्या बात करूँगा। समाज सबका साथ, सबका विकास है। वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा के अनुसार वर्ष 2024 कांग्रेस के लिए मिला जुला रहा। कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की सीट एवं वोट प्रतिशत बढ़ा है। साथ ही विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा। हालांकि पार्टी राजस्थान में सरकार बनाने में सफल नहीं हुई। उधर अलवर के युवा नेता टीकाराम जूली नेता प्रत्यक्ष बने हैं। जिला अध्यक्ष मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राष्ट्रीय महासचिव सहित असम एवं मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह सहित विधायक जुबेर खान के निधन को कांग्रेस के लिए नुकसान बताया। सर, 2024 समाप्ति की ओर है और 2025 का आगमन होना है। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 का साल कैसा रहा, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं जाने वाले 2024 की तो विदाई और आने वाले 2025 का स्वागत करता हूँ। और कांग्रेस पार्टी के लिए 2024 मिला जुला सा रहा। हालांकि हम राजस्थान में भी सरकार नहीं बना पाए और केंद्र में भी सरकार नहीं बना पाए, लेकिन हमारा जनाधार बढ़ा है, जो वोट परसेंटेज है वो बढ़ा है। पिछली बार लोकसभा हमारी 44 सीटें थी, इस बार हम 99 हो गए हैं। और आने वाले समय में हम सब लोग, सारे हमारे बड़े नेता, छोटे नेता, सब एकजुट होकर मेहनत करेंगे। पार्टी को गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक लेकर जाएंगे, मजबूती प्रदान करेंगे और हमें उम्मीद है आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी अब राज्य में भी, केंद्र में भी सरकार बनाएगी। हाँ, दुखद घटना ये रहेगी तो हमारे अलवर ज़िले के बहुत ही सम्मान्य नेता जुबेर खान जी ऐसा में हम लोगों को छोड़ के चले गए। दूसरे माँ भारती के लाल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने जब पूरे विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था तो भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करके रखा, वो हमारे बीच में नहीं रहे, तो दुख की भी बात है। बाकी मिला जुला साल रहा है और जो कमियां हमारी 2024 में रही है उनमें हम सुधार करेंगे। 25 जब आएगा तो 25 में कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से मजबूत होगी, गांव-गांव, ढाणी तक जाएगी, आम आदमी तक जाएगी और आने वाले समय में बेहतर से बेहतर करने का हम प्रयास करेंगे। सर, इस बार के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें राहुल गांधी जी 2 सीटों से चुनाव जीते। अब लगता है ये भी राहुल गांधी को जनाधार बढ़ा है। और उसके बाद कांग्रेस की जो महिला नेता हैं
प्रियंका गांधी वो लोकसभा में जीतकर पहली बार पहुंची हैं और उन्होंने अच्छा भाषण संविधान सभा के दौरान, जो संविधान पर चर्चा हुई लोकसभा में, अच्छा भाषण दिया, पूरे देश में प्रभाव पड़ा। क्या कहना चाहिए? देखिए, आप खुद देख रहे हैं राहुल जी जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने की, फिर दूसरी यात्रा उन्होंने की, और निश्चित रूप से राहुल जी का जनाधार बढ़ाई है। राहुल जी ने कांग्रेस पार्टी का जनाधार ही बढ़ाया है। आज कांग्रेस में जो हमारा जनाधार है या जनता के बीच में कांग्रेस की एक पहचान है, वो राहुल जी की वजह से भी है, उसका श्रेय राहुल जी को जाता है। प्रियंका जी भी रिकॉर्ड वोटों से वायनाड से चुनाव जीती है और ये हमारे नेता हैं। हम चाहते हैं और ऊंची तरक्की करें और पार्टी को मजबूत करें। हम सब कांग्रेसजन राहुल जी के और प्रियंका जी के साथ हैं। कुल मिलाकर वर्ष 2024 में राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर रहीं और वर्ष 2025 में नगर निकाय चुनाव प्रस्तावित है। साथ ही पंचायत राज चुनाव भी हो सकते हैं। ऐसे में नया वर्ष भी महत्वपूर्ण रहेगा। पुष्पेंद्र बसेन, ATL न्यूज, अलवर। और वहीं वर्ष 2024 बीतते बीतते राज्य सरकार ने 9 जिलों को निरस्त कर दिया, लेकिन अलवर जिले को विभाजित कर बनाए गए खैरतल, तिजारा और बहरोड, कोटपुतली जिले यथावत हैं। जिला प्रमुख बलबीर सिंह छिल्लर के अनुसार इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर भूपेंद्र सिंह यादव बधाई के पात्र हैं। अब इन जिलों की जनता को लाभ मिलेगा, साथ ही विकास की गति तेज होगी। सर, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में फैसला लिया है कि 9 जिले निरस्त किए हैं, 3 संभाग निरस्त किए हैं, लेकिन खैरतल और बहरोड जिले को यथावत रखा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र जी इसका मुख्यमंत्री को धन्यवाद दे रहे हैं। आप क्या कहना चाहिए? इसमें खैरतल बहरोड का जिला रहना ये भूपेंद्र यादव की देन है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की देन है। मुख्यमंत्री जी चुनाव में आए थे तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि भाई यथावत रखेगा, आप चिंता मत करो। ये लोगों की भावनाओं की इज्जत है। अलवर खैरतल, तिजारा की, बहरोड के लोगों की भावनाओं की इज्जत आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और आदरणीय भूपेंद्र यादव ने की है। इसमें सभी जनता की तरफ से मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, अब ये 2 जिले बने रहेंगे तो वहाँ की जनता को कितना लाभ मिलेगा? बस जिले से तो आपको पता है कितना एरिया बढ़ता है, सुविधाएं मिलती है, रेवेन्यू से लेकर के हर चीज़ की बढ़ती है। जिले की वजह से फंड भी आता है और लोगों को विकास की दृष्टि से, फिर शिक्षा की दृष्टि से जिला महत्व रखता ही है। लोगों को लाभ मिलेगा, विकास की गति तेज होगी, बहुत तेज होगी। उधर व्यापार और कारोबार की दृष्टि से वर्ष 2024 को मिला जुला माना जा रहा है। अपनागर शालीमार के निदेशक अशोक सैनी के अनुसार रियल एस्टेट कारोबार में तेजी नहीं रही। इस दौरान बिल्डिंग मटेरियल्स की सामग्री भी खासी महंगी हो गई। वहीं बजरी ब्लैक में मिलती है, रोडी और सीमेंट सरिया भी सस्ता नहीं है एवं मकान बनाने की लागत बढ़ जाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भजनलाल सरकार नए वर्ष 2025 में बिल्डिंग मटेरियल के सामान को सस्ता करेगी। 2024 खत्म होने को है, 25 आ रहा है। व्यापारियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए 2024 कैसा रहा, क्या आंकलन? 2024 ज़्यादा बढ़िया भी नहीं रहा तो ज़्यादा खराब भी नहीं था, ठीक ठीक ही रहा व्यापारियों के लिए। पर हम कोशिश भगवान से आशा करते हैं अलवर शहरवासियों को कि 2025 बहुत अच्छा रहे, तो व्यापारियों को प्रोत्साहन बढ़े और व्यापार अच्छा चले। 2025 की नई साल की बहुत बहुत शुभकामना। तो जिस तरह से जो बिल्डिंग मटेरियल का जो बढ़ रही है लागत, बजरी हो, रोडी हो, सीमेंट हो, तो ये कहीं न कहीं जनता को परेशान, आपको लगता है कि सरकार को इन पर नियंत्रण करना चाहिए? बिल्कुल नियंत्रण करना चाहिए सब। आज बजरी हुआ या रोडी बहुत ज़्यादा हाई तो रेट में हो गई है, इनको सरकार को नियंत्रण करना चाहिए, जिससे आम आदमी जो मकान बनाता है उसके लिए, या हम बिल्डरों को भी, हमको कॉस्टिंग पे खेलेंगे ना। हमको अगर सस्ता मिलेगा सस्ता बेचेंगे, अगर ये मेटल महंगा मिल रहा है तो मकान महंगाई, आम पब्लिक को महंगाई मिलेगा। तो सरकार ने हालांकि खनन नीति बनाई है, पत्थर की रोडी सस्ती मिले, बजरी सस्ती मिले, लेकिन धरातल पर भी असर देखने को नहीं हुआ। कोई असर नहीं हुआ। वही बाजार में ब्लैक मेलिंग हो रही है, बहुत हाई रेट में मिल रहा है मेटेरियल। सर, नए साल से उम्मीद करेंगे कि इसमें कुछ सस्ता हो, सरकार नीति बनाए। बिल्कुल, सरकार से नई सरकार आई है, नहीं हम माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर नियंत्रण करें, जिससे आम पब्लिक को सस्ते मकान मिले। अलवर के आरआर कॉलेज में स्टाफ रूम के पास गत रात्रि लेपर्ड पहुंच गया। यहां वह नीलगाय का शिकार करके
अपने साथ ले गया। बगल में ही नीलगाय का एक पैर पड़ा मिला है। वहीं थोड़ी दूर लगे पिंजरे के पास लेपर्ड के पग मार्क मिले हैं। पिछले 30 दिनों से लेपर्ड को पकड़ने के लिए वनकर्मी उसका पिंजरे में आने का इंतजार कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि वे अंदर घना जंगल होने के कारण लेपर्ड को ट्रैंकुलाइज नहीं कर पा रहे। सहायक वनपाल भीम सिंह ने गत रात्रि के घटनाक्रम की जानकारी दी। साथ ही बताया कि लेपर्ड पिंजरे के पास आता है लेकिन अंदर नहीं जाता। कैमरा टैप में भी उसकी फोटो लगातार मिली है। वह कॉलेज परिसर के जंगल में रात के वक्त नीलगाय और मोर के शिकार कर रहा है। उसके पैर पड़े गोजड़ी के, अच्छा, और उसके निशान हुए पड़े। हाँ, और रात को हुआ है शायद, रात को। हाँ, कोई आवाज भी आई थी यहाँ पे आसपास? कोई ऐसी आवाज तो नहीं बने से, ये गोजड़ी का ही निशान है और उसका पैर पड़ा है और उसके निशान बने हुए हैं। रात को आया लगता है, यहाँ पर पैर के निशान भी है पंजे के, और कैंटीन के पास भी है, और यहीं पर ढूंढ रहा था। ये शिकार किया हुआ है यहाँ पर। हाँ। और बाद की पता नहीं अब फिलहाल कहाँ पर है, तो यहाँ पर देख रहे हैं अभी घूम के। तो आसपास और भी कहीं बताया कहीं? हाँ, कैंटीन के पास और पैर के निशान है। यहाँ पे कोई शिकार किया है? यहाँ पर शिकार नहीं है, अड्डी सी मिली है और ये पैर के निशान है यहाँ पर। और ये ऐसा लगता है कि शिकार किया है? हाँ, ऐसा लगता है शिकार किया है। वहीं लेपर्ड की मौजूदगी से कॉलेज परिसर के भीतर रहने वाले कुछ गार्डों के परिवारों सहित आसपास की कॉलोनियों में भय बना हुआ है। उधर प्राचार्य गोपीचंद पालीवाल के अनुसार वन मंत्री संजय शर्मा और उन्होंने खुद जंगल का निरीक्षण किया था। यहां वन विभाग ने लेपर्ड को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए हुए हैं, लेकिन लेपर्ड पिंजरे की तरफ आने के बावजूद वापस चला जाता है। सोमवार को भी कॉलेज परिसर में नीलगाय के कुछ अवशेष मिले हैं, जिसको लेकर वन विभाग के अधिकारियों को अवगत करवा दिया गया है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा आयोजित अध्यापक सेकंड ग्रेड संस्कृत शिक्षा विभाग का पेपर है। अभी जब मैं राउंड पे था तो हमारे स्टाफ ने बताया कि नीलगाय का पैर का टुकड़ा पड़ा हुआ है। हमने सभी ने देखा, स्टाफ ने भी देखा, हमारे सहायक कर्मचारियों ने भी देखा, कैंटीन के कर्मचारियों ने भी देखा और मैंने भी देखा है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो भगेरा है, जो महाविद्यालय में पिछले 1 महीने से भ्रमण कर रहा है और वन विभाग की टीम उसको पकड़ने के लिए पुरजोर प्रयास कर रही है। 3-4 जगह पिंजरे लगाए हुए हैं और अभी 3-4 दिन पहले ही माननीय मंत्री महोदय ने भी महाविद्यालय का भ्रमण किया और मंत्री महोदय के साथ मैं भी भ्रमण पर गया था। तो हमने वन विभाग द्वारा लगाए गए 3-4 जगह पिंजरे देखे और वन विभाग उसमें उनके लिए खाद्य सामग्री भी पटक रखी है कि किसी तरह से वो पिंजरे में आ जाए। पर चूंकि जैसा बताते हैं वन विभाग के कर्मचारी और आप जैसे से भी सुना है कि ये लेपर्ड एक चालाक जानवर है, शर्मिला भी है, दिन में नहीं निकलता है, रात में भ्रमण करता है। और चूंकि राजऋषि महाविद्यालय में गहरा जंगल है बैक साइड में, जैसा हमने देखा है, तो वो दिन में शिकार करके आराम से अपने बैठा रहता है, रात में वो निकलता है। चूंकि राजऋषि महाविद्यालय में बहुत सारे अन्य जानवर भी हैं, नीलगाय है, बंदर हैं, कुत्ते हैं और भी अन्य खाद्य जानवर यहाँ है। तो लेपर्ड को यहाँ पर्याप्त मात्रा में शिकार मिल रहा है, पानी की व्यवस्था भी है, पीने का पानी भी मिल रहा है, इसलिए वो यहाँ से शायद जा नहीं रहा। अलवर के प्रतापबंद स्थित बायोडायवर्सिटी पार्क इन दिनों क्षतिग्रस्त हालत में है। यहाँ मौजूद एडवोकेट शब्बीर खान ने बताया कि पार्क में झूले टूटे हुए हैं और टॉयलेट क्षतिग्रस्त हालत में है, साथ ही पेड़ पौधे सूख चले हैं। इसके अलावा क्षतिग्रस्त झोंपड़ी पर चढ़कर कई लोग फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन इसके गिरने से हादसा हो सकता है। वहीं ओपन जिम और फव्वारों की बदहाली के अलावा पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आज मैं यहाँ डाइवर्सिटी के घूमने के लिए आया क्योंकि शीतकालीन अवकाश चल रहे थे और यहाँ पर जब मैंने देखा ये डाइवर्सिटी की खास्ता हालत तो मैं अचंभित रह गया कि हमारी सरकार ने और अलवर यूआईटी ने जो 1 करोड़ रुपए इसमें डाइवर्सिटी पार्क को तैयार करने में खपाए, आज इसकी स्थिति इतनी जर्जर अवस्था में है कि जो ये झोंपड़ी आपको दिखाई दे रही है, ये झोंपड़ी बिल्कुल गिरने के कगार पर है। अगर कोई इस पर चढ़ भी जाएगा तो उसके जान जोखिम में भी जा सकती है, यानी जान भी जा सकती है, ऐसी स्थिति हो गई है। लैट्रिन बाथरूमों की जब मैंने स्थिति देखी तो वहाँ पर भी लैट्रिन बाथरूम बिल्कुल क्षतिग्रस्त अवस्था में हैं, खंडित हैं, या खेलने के जो बच्चों के खेलने के
जो वहाँ पर संसाधन लगा रखे हैं वो भी बिल्कुल क्षतिग्रस्त अवस्था में है। ऐसी स्थिति में चारों तरफ उसमें जो घास वगैरह जो लगाई थी वो भी नहीं पनप रही। कहीं न कहीं मैं कह सकता हूँ कि ये अलवर प्रशासन की एक लापरवाही है। खैरथल जिले के ग्राम सरपुर में 2 बिस्वा जमीन को लेकर विवाद छिड़ गया। इसमें 2 युवक घायल हो गए जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जख्मी हुए शरीफ ने बताया कि उनके घर के पास निर्माण के लिए उन्होंने जमशेद आदि को मना किया था। इसी विवाद में कुछ अन्य लोगों के साथ उन पर लाठी डंडों से जानलेवा हमला कर दिया गया। इस घटना के दौरान शरीफ और उसका भाई असलम घायल हुए हैं। ये घटना ये ठीक मतलब हमारे खेत में वो लैट्रिन बाथरूम बना रहे हैं, हमने नहीं छोड़ रखे थे पहले से ही। तो उसमें वो लैट्रिन बाथरूम बना रहे, हमने उनको मना किया भाई यहाँ मत बना, जो आपकी हद वहीं बनाओ आप। जब आपके खेत पे दौड़ जाए तो हमारे के लिए आए, हमारे सारे बना हमारी आपस की बात थी। तो भाई उनने एक बात के ऊपर पुलिस बुला ली। पुलिस बुलाने के ऊपर हमारे भाई का सद्दाम नाम का पुलिस आई, उसको भी ले गई। उसको ले जाने के बाद में हम जैसे रिटर्न अपने घर जा रहे थे, हमारे ऊपर अपनी रिटर्न की चढ़ाई तो चली रही, अपनी हमला कर दिया वहाँ। अच्छा, हम 2 भाई थे, मैं असलम, एक हमारे पिताजी, 3 आदमी। अलवर शहर में लगातार पानी की किल्लत बनी हुई है, लेकिन इसके बाद भी जल विभाग के अधिकारी जगह जगह गड्ढा खुदवाकर अन्य समस्याओं को पैदा कर रहे हैं। इसके पीछे पाइपलाइन ठीक करने का तर्क दिया जाता है। हालिया मामला वार्ड 29 स्थित महात्मा गांधी स्कूल के सामने देखने को मिला। यहां करीब 10 दिनों से कर्मचारियों ने एक गड्ढा खोद रखा है। स्थानीय निवासी अजीत सिंह ने बताया कि इसके बावजूद लीकेज का पता नहीं लग पा रहा, साथ ही पानी की बर्बादी हो रही है। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये है कि ये 8-10 दिन हो गए हैं गड्ढे पे, हर तीसरे दिन पानी आता है, लेकिन पानी पूरा बह जाता है। सूचना देने पर आदमी आते हैं, ठीक करके जाते हैं, लेकिन उनको ये समस्या मिल नहीं रही है कि वो है कहाँ पर। और रोजीना जब बात करते हैं उनसे कि ठीक है भेजते हैं, लेकिन अब पता नहीं कब भेजेंगे। सुबह 6:30 बजे पानी आता है, लाइन वाले आते हैं, उनको ये समस्या नहीं पता कि पानी आता है तो आता कहाँ से है। 3-4 लाइन है, तो ये तो जब 6 बजे जब पानी आता है, 6:30 बजे पानी आता है, जब आके वो चेक करे जब ही पता लग पाएगा लीक है तो है कहाँ से। और ये लाइन कोई बोलता है पुरानी है, जगह जगह से टूटी हुई है, और सबों को समस्या का बता दिया गया है, लेकिन फिर भी कोई निवारण नहीं होता। किशनगढ़ थाना क्षेत्र में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल के पिता ने बताया कि उनका पुत्र सुबह काम करने के लिए भिवाड़ी जा रहा था, लेकिन मार्ग में उसका एक्सीडेंट होने की सूचना मिली। युवक को खैरथल से अलवर रेफर कर दिया गया। 27 साल उम्र इसकी। कहाँ के निवासी है? खैरथल में कहाँ रहते हैं? गुरु नानक कॉलोनी। अच्छा, क्या घटना हुई थी, क्या सूचना मिली? ये हमें इसका आधार कार्ड में नंबर थे, किसी नंबर पर फोन करा था, हम वहाँ हॉस्पिटल पहुंचे, इधर रेफर की तैयारी कर रहा किसकी, हम इसके यहाँ लेके आ गए। कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ इसका पता नहीं लगा? इसे ये पता नहीं लगा। अलवर के नयाबाद स्थित राजदीप अकादमी में राष्ट्रीय कवि संगम ने काव्य गोष्ठी आयोजित की। राष्ट्रीय कवि राजेंद्र तिवारी की स्मृति में यह आयोजन किया गया। मां सरस्वती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस दौरान स्वर्गीय राजेंद्र तिवारी की पत्नी का सम्मान शोल उड़ाकर किया गया। वहीं उनकी कुछ कविताओं का पाठ उनके पौत्र कौस्तव तिवारी एवं पुत्र पवन तिवारी ने किया। साहित्यकार डॉक्टर देवेंद्र शर्मा ने उनके जीवन और व्यक्तित्व के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, जबकि राजर्षि अभय समाज के अध्यक्ष मुख्य अतिथि पंडित धर्मेश शर्मा ने कहा कि राजेंद्र तिवारी एक राष्ट्रभक्त कवि थे और उनकी कविताओं में ओज के स्वर बहते थे। वहीं विशिष्ट अतिथि कांग्रेस जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने उनकी रचनाओं को अमर बताया। आयोजन में उनके अनेक परिजन भी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता विशंबर दयाल वशिष्ठ ने की। गौरवशाली विद्यालय में आज अलवर के सरस्वती पुत्र और गौरव अलवर के राजेंद्र तिवारी जी की स्मृति में काव्य गोष्ठी का आयोजन हुआ है और सुनाम धन्य नानक नवीन जी, प्रखर जी जैसे अनेक कवियों ने अपने कविता का और श्रद्धा का समर्पण किया है। बहुत ही
अलवर की गौरवशाली हस्तियां इसमें शामिल हुई। हमारे ब्राह्मण समाज के सम्मानीय जिलाध्यक्ष विशंबर दयाल जी वशिष्ठ, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा और इसके संयोजक रहे कवि संगम के जयपुर प्रांत के अध्यक्ष आदरणीय योगेश वशिष्ठ जी। भाव सुमन सबने अर्पित किए हैं, उनको याद किया है। उन्होंने जिस विचार को जिया, भारत माता के संस्कार, संस्कृति, विचार, स्वदेशीपन, उसके आधार पर, उनके जीवन पर आधारित उनके संस्कारों पर आगे बढ़ने का निर्णय, विचार सब लोगों ने संकल्प किया है। उनको हार्दिक नमन है, उनका वंदन है, अभिनंदन। मैं आज राजदीप अकादमी में राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय श्री राजेंद्र तिवारी की स्मृति में जो कवि सम्मेलन रखा गया है, बहुत ही अच्छा कार्य इन्होंने किया है। वास्तव में तिवारी जी ने अपने जीवन काल में देश के स्वदेशी आंदोलन में और कविता के क्षेत्र में उनका एक विशेष योगदान रहा है। ऐसे महापुरुष की याद में जो कवि सम्मेलन किया है, इसलिए भाई दीपक पंडित को, राजदीप एकेडमी के सारे स्टाफ को, योगेश वशिष्ठ जी को, इन सबको धन्यवाद देता हूँ। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि स्वर्गीय तिवारी जी को अपने श्री चरणों में स्थान दे, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके शोकाकुल परिवार को उनकी सपार को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। राजेंद्र जी तिवारी जो एक राष्ट्रीय स्तर के कवि थे और राष्ट्र के लिए उनकी कविता समर्पित थी। ओज के स्वर थे, उनकी आवाज़ में नाद सौंदर्य था। वे लिखते थे तो एक सिद्धांत के लिए लिखते थे, प्रतिबद्ध थे राष्ट्र के प्रति। वो दिवंगत हो गए पिछले महीने में। इसलिए राष्ट्रीय कवि संगम के प्रांत, जयपुर प्रांत की ओर से मैं उसका अध्यक्ष हूँ, योगेश वशिष्ठ। एक उनकी स्मृति में काव्यांजलि थी, जिसमें जयपुर प्रांत के विभिन्न जिलों के कवि यहाँ आए थे उनको काव्यांजलि देने के लिए, और एक भव्य कार्यक्रम यहाँ हुआ। अलवर के सभी साहित्यकार और कवियों ने अपनी कविताएं पढ़ी और उनके पुत्र ने भी एक बहुत अच्छी कविता उनकी पढ़ी और उनके पुत्र ने उनके साहित्य में से बहुत सारे अंश लेकर के साहित्य पर प्रकाश डालते हुए कविता पढ़ी। और इसमें मुख्य अतिथि के रूप में हमारे धर्मवीर जी पंडित थे और अध्यक्षता विशंबर दयाल वशिष्ठ ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में योगेश मिश्रा आए हुए थे। उधर इस मौके पर मनीष मनु, हेमंत शर्मा, अनिल शर्मा, योगेश वशिष्ठ, राज गुप्ता, रेणु खत्री, मुकेश गुप्ता, नानक नवीन, अरुण अधीर, पंकज प्रखर, राम कुमार, देवराज शर्मा, अरुण शर्मा, सुनील चौहान और रघुवर दयाल जैन आदि कवि उपस्थित रहे। वहीं कुलदीप शर्मा ने आभार जताया, जबकि संचालन जयपुर प्रांत अध्यक्ष योगेश वशिष्ठ ने किया। वहीं इस दौरान सतीश तिवारी, शैलेंद्र तिवारी, दीपक पंडित, भगवान शर्मा, आकाश मिश्रा, अरविंद पाराशर, डॉक्टर विनोद शर्मा, सचिन तिवारी, मोहित पंडित, राजीव कौशिक, कुलदीप शर्मा, एडवोकेट आशुतोष महर्षि, राजेंद्र पप्पी, झमनलाल शर्मा, विजेंद्र शर्मा सहित अनेक गणमान्य जनों ने उपस्थित होकर राजेंद्र तिवारी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। माता पिता का तन मन जर्जर, हिम्मत उनकी टूटी थी। कंगाली में आटा गीला, हार निकल गई खूंटी थी। कंगाली में आटा गीला, हार निकल गई खूंटी थी। प्रीति घनी थी आंखों में, पर मन की पीड़ा रोती थी। कि भारतवासी दिशाहीन हो, गहन तिमिर में भटक रहे थे। अपनों पर विश्वास नहीं था, सिर्फ स्वार्थ में अटक रहे थे। जुल्मी शासन का विधान सिर्फ एक अंग को पोष रहा था, उस समय औरंगजेब का शासन था। अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत राजर्षि महाविद्यालय के खेल मैदान पर आयोजन किया जा रहा है। ग्राउंड प्रभारी पवन जैन ने बताया कि आयोजन से युवाओं में खेल के प्रति जागृति और उत्साह पैदा हो रहा है। वहीं अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र की 24 क्रिकेट टीमें भाग ले रही हैं। इसके अलावा अन्य खेलों का भी आयोजन दूसरे खेल मैदानों पर किया जा रहा है। जैन के अनुसार इन आयोजनों के लिए अलवर सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव ने पहल की है। सर, सांसद भूपेंद्र सिंह यादव द्वारा खेलों का आयोजन किया जा रहा है। आप ग्राउंड इंचार्ज हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या जानकारी? देखिए,
हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भूपेंद्र यादव जी के निर्देशन में, उनके नेतृत्व में सांसद खेल अलवर सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ये आरआर कॉलेज में लगभग अलवर शहर विधानसभा क्षेत्र की 24 टीमें भाग ले रही हैं और इस तरह सभी विधानसभा क्षेत्रों पर, यानी कि 8 के 8 विधानसभा क्षेत्रों पर सभी जगह ये मैचेस चल रहे हैं। 26 दिसंबर को यहाँ पर पहला मैच था और उसमें लगभग 4 मैच अलवर में हुए। उसके बाद 27 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी आदरणीय मनमोहन सिंह जी की निधन के बाद 3 दिन का शौक रखते हुए आज 30 तारीख को दोबारा सांसद खेल उत्सव का आयोजन किया गया है और इसमें लगभग 24 टीमें भाग ले रही हैं। 4 मैच 26 तारीख को हुए थे और 5 मैच आज होंगे और उसके बाद सेकेंड राउंड के मैच कल से शुरू होंगे। ये खेल उत्सव निश्चित रूप से अलवर की जनता के लिए, अलवर के युवाओं के लिए, इसमें 15 से 22 वर्ष के जो युवा हैं अलवर विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले, वो सभी भाग ले रहे हैं। इसके अलावा जो और गेम है हमारे यहाँ पे सांसद जी की तरफ से जो और गेम खिलाए जाएंगे, उनके लिए रजिस्ट्रेशन भी, एडवांस रजिस्ट्रेशन भी हम यहाँ पर कर रहे हैं। निश्चित रूप से अलवर के युवाओं में जो जोश देखने को मिल रहा है, जितने खिलाड़ी यहाँ आ रहे हैं, जितने जोश और उत्साह के साथ खिलाड़ी खेलने आ रहे हैं, निश्चित रूप से हमारे सांसद धन्यवाद के पात्र हैं कि ऐसी व्यवस्था या ऐसे गेम्स के प्रति रुचि अलवर में पहली बार किसी सांसद ने दिखाई है। हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं और सारे प्लेयर्स की तरफ से, सारे खिलाड़ियों की तरफ से भी उन्हें धन्यवाद। जाट विकास समिति की अध्यक्ष जीत कौर सागवान ने कहा है कि जिला प्रमुख बलवीर सिंह के सहयोग से जाट बालिका छात्रावास के लिए जमीन का आवंटन हो गया है। वर्ष 2016 में इसका सबसे पहले आवंटन हुआ था, लेकिन आपसी सहमति नहीं बन पाने के कारण मामला अटक गया था। लेकिन अब जिला प्रमुख के मार्गदर्शन में समाज की दोनों ही समितियां सहमत है। साथ ही जमीन का आवंटन कर दिया गया है और अब छात्रावास भवन बनाया जाएगा। मैं जाट विकास समिति के अध्यक्ष हूँ। हमारा जो है जाट विकास समिति को ज़मीन तो अलॉट हो गई थी 2016 में ही, पर 2016 में इस ज़मीन को अटका दिया था और अटका भी धर्मपाल ने, उस समय जाट महासभा के जिला अध्यक्ष थे, उनने कोई लेटर दे के हमें अटका दिया था और वो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहा। और इसमें जो है 2016 में हमें माननीय हमारे जो है भंवर जितेंद्र साहब से भी हम मिले थे, उन्होंने भी हमारी अच्छी मदद करी थी। तो वो हमारी फाइल अलवर में रह जाती तो हो सका उसी समय निरस्त हो जाती। भंवर साहब ने हमारी फाइल जयपुर भिजवाई सिद्धू जी के पास। भाई सिद्धू जी से उन्होंने कहा भाई इसको आप सही करें और ये जाट विकास समिति को ज़मीन अलॉट करें, जिसके अलॉट हुई है उसी को करें। और वो ज़मीन हमारी मतलब जो है काफ़ी अटक गई थी, उसका हमने कोर्ट में भी केस डाला। अब मानिए जो है हमारे जिला प्रमुख जी बलवीर छिल्लर साहब ने जो है ये सारी समस्याएं जो उलझी हुई थी वो सुलझा के जाट विकास समिति को ज़मीन अलॉट करवाई है। इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, इनका शुक्रिया अदा करती हूँ। क्यों छिल्लर साहब ने जो है जाट महासभा और हमारी जाट विकास समिति को दोनों को एक मंच पर बैठाया। एक मंच पर बैठा के आज जाट महासभा भी उसमें पैसा लगा रही है और छिल्लर साहब का तो पूरा सारा योगदान है ही। और हमारे जाटों का इसको हम नेता, मैं तो इनको नेता मानती हूँ जाटों का। पौष मास के उपलक्ष्य में अलवर के दिवाकरी मोड़ स्थित श्री राधा कृष्ण मंदिर में शिव महापुराण कथा जारी है। स्वामी कमलदास बापू ने सोमवार को 8वें दिन 12 ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई। साथ ही कहा कि श्रद्धा ज्ञान देती है और नम्रता मान एवं योग्यता स्थान देती है, लेकिन तीनों मिल जाए तो व्यक्ति को हर जगह सम्मान मिलता है। उधर 31 दिसंबर को साल के अंतिम दिन मंगलवार को 12 ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा सुनाकर श्री शिव महापुराण कथा का समापन हो जाएगा। साथ ही कथा की पूर्ण आहुति एवं कन्या भोज 1 जनवरी को सुबह 9:15 बजे किया जाएगा। और वहीं अपना घर शालीमार स्थित 30 बीघा स्थित मंदिर में मंगलवार रात्रि 8 बजे से श्याम बाबा का जागरण आयोजित किया जाएगा। श्याम बाल प्रचार मंडल समिति और श्री राम श्याम कीर्तन मंडल की ओर से सुबह 11 बजे अपना घर शालीमार स्थित भक्ति धाम मंदिर से
निशान यात्रा भी निकाली जाएगी। वहीं संकीर्तन में मध्य प्रदेश से दीपाली यादव, अलवर से मोहन यदुवंशी और संजय शर्मा सहित कई कलाकार बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुतियां देंगे। इस मौके पर रंग बिरंगे फूलों सहित 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी। कल बाबा श्याम का कीर्तन किया जाएगा, जिसमें सुबह 11 बजे बाबा की भव्य ध्वज यात्रा निकाली जाएगी भक्ति धाम मंदिर से श्री राम मंदिर के लिए, और बाल प्रचार मंडल की तरफ से कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें शाम 7 बजे से और प्रभु की इच्छा तक कीर्तन किया जाएगा, जिसमें मध्य प्रदेश से दीपाली यादव पधारेंगी और अलवर से मोहन यदुवंशी जी और अलवर से ही संजय शर्मा जी पधारेंगे। और आप सभी बहुत से बहुत संख्या में पधार कर बाबा को रिझाए और बाबा कीर्तन का आनंद ले। जय श्री राम जय श्री श्याम। 31 दिसंबर को श्री श्याम बाल प्रचार मंडल एवं श्री राम श्याम कीर्तन मंडल के तत्वाधान में अपनागर शालीमार स्थित 30 बीघा राम मंदिर में बाबा श्याम का भव्य चतुर्थ जागरण का आयोजन किया जा रहा है। उधर अलवर जिले सहित शहर में सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाई गई। इस अवसर पर मनुमाग स्थित लक्ष्मीनारायण मंदिर में हवन यज्ञ के साथ ही धार्मिक अनुष्ठान संपन्न हुए। महंत पंडित राजेंद्र शर्मा के अनुसार सुबह भगवान लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा का अभिषेक हुआ, साथ ही तुलसी पूजन कर भगवान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ किया गया। इसके अलावा सभी भक्तों ने भगवान की 108 परिक्रमाएं लगाई और महाआरती कर 51 कन्याओं को भोजन कराया गया। आज पौष का महीना में सोमवती अमावस्या का पर्व बड़ा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। सोमवती अमावस्या और पौष का महीना में और नक्षत्र के लगन में और मकर का और मल मास का महीना में बड़ा ही पुण्य फलदायक है। सुबह प्रातःकाल भगवान लक्ष्मीनारायण भगवान का अभिषेक किया, फिर भगवान श्री तुलसी अर्चना की और विष्णु सहस्त्र अर्चा का पाठ किया गया और सभी भक्त लोग 108 परिक्रमा लगा रहे हैं। सोमवती अमावस्या को भगवान नारायण की परिक्रमा लगाने का बड़ा फल मिलता है और श्री सूत्र और विष्णु पुष्प आदि से हवन भी यज्ञ भी किया जा रहा है और अभी उपरांत के बाद भगवान की आरती होगी और 51 कन्याओं का भोजन किया जाएगा। ये पर्व भगवान श्री लक्ष्मीनारायण के मंदिर में श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। अलवर के स्वर्गोड़ पर जन कल्याण सेवा समिति द्वारा जरूरतमंदों को गर्म वस्त्र प्रदान किए गए। समिति के सचिव प्रेमचंद जैन ने बताया कि हर वर्ष की तरह सोमवती अमावस्या पर डॉक्टर ऋचा गुप्ता और राजेंद्र गुप्ता के सहयोग से यह कार्यक्रम किया गया है। वहीं यहां स्थित कल्याणकारी हनुमान जी की कृपा से समिति रोजाना भोजन वितरण भी करती है। निर्माण वन फाउंडेशन द्वारा भारत परिवार के राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन शिक्षा एवं स्वास्थ्य के बढ़ते व्यवसायीकरण और रोजगार की समस्या विषय पर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्य वक्ता राजस्थान विद्यापीठ उदयपुर के प्रोफेसर हेमंत चंडालिया रहे। उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को आमजन के लिए सुलभ बनाने के लिए सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया, जबकि इसी क्रम में सामाजिक कार्यकर्ता अनुपमा तिवारी और AICTU के प्रदेश उपाध्यक्ष वीरेंद्र चौधरी ने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन संजीव आनंद एवं राम तरुण ने किया, जबकि आयोजक वीरेंद्र क्रांतिकारी ने बताया कि इस सम्मेलन में 16 राज्यों से 200 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। समाचार में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ATL TV के साथ। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिव नरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर में एक जाना माना नाम, मानसिंह कृपा दयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की
मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड, अलवर, A50, मालवीय नगर, अलवर। फोन नंबर 0144233224, 0144233225। 10 शहनाई रिसोर्ट में 31 दिसंबर 2024 को अलवर शहर का सबसे खूबसूरत न्यू ईयर सेलिब्रेशन किया जाएगा। इस शानदार पार्टी में होगा अनलिमिटेड खाना, फन, म्यूजिक, हर उम्र के लोगों के लिए गेम्स और गिफ्ट्स। जो लोग प्याज लहसुन नहीं खाते उनका भी ध्यान रखा गया है। प्रति कूपन चार्ज है सिर्फ 999 रुपए, जिसमें 2.5 वर्ष तक आयु का एक बच्चा रहेगा फ्री। एक से अधिक टिकट पर फ्लैट 10% का ऑफ भी है। पार्टी का माहौल खुशनुमा होगा, जहां आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। द शहनाई रिसोर्ट अलवर शहर में बसा एक ऐसा फंक्शन वेन्यू है जहां शादी, संगीत, लगन, रिटायरमेंट पार्टी, रिंग सेरेमनी और एनिवर्सरी आदि सभी फंक्शंस किए जाते हैं। इवेंट कूपन, कमरे और फंक्शन की बुकिंग के लिए संपर्क करें 811188222488 एंड 9001564098। हमारा पता है द शहनाई रिसोर्ट, झंकार होटल के पीछे, हनुमान सर्कल, दिल्ली रोड, अलवर। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्राफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559।
हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। श्यामगंगा बस स्टैंड से सतना और खरखड़ी आदि की संपर्क सड़क पर जगह जगह गहरे गड्ढे मौजूद हैं। ऐसे में यह मार्ग दुर्घटना का सबब बन रहा है। संबंधित ग्राम पंचायत और सार्वजनिक निर्माण विभाग की उदासीनता के चलते गड्ढों में गिरकर वाहन चालक घायल हो जाते हैं। इसके अलावा बरखेड़ा, पावटा और सतना सहित अन्य गांवों के लोगों ने पंचायत एवं उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में भी सड़क मरम्मत की मांग उठाई है। मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के दर्जनों गांवों में लाल प्याज की फसल गिरते तापमान और बारिश के बाद बर्बाद हो रही है। महुआ खुर्द, बांदीपुर, परसाकाबाद, सारंगपुर, अहमदपुर, पलकड़ी, साहुड़ी आदि में यही स्थिति बनी हुई है। महुआ खुर्द के किसान अली खान ने बताया कि उसने जमीन बटाई पर ली है, लेकिन खेत के मालिक को पैसे नहीं चुका पा रहे हैं। साथ ही प्रति बीघा 30,000 से 50,000 का घाटा हो रहा है। मालाखेड़ा क्षेत्र में हालिया बारिश के बाद गिरते तापमान और शीत लहर से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोग अलाव जलाकर सर्दी से बचने का प्रयास करते हुए नजर आते हैं। उधर कुछ पशु प्रेमियों ने सड़कों पर घूमते श्वानों को सर्दी से राहत प्रदान करने के लिए गर्म कपड़े भी पहनाए हैं। यहाँ मौजूद महेंद्र सिंह, विष्णु कुमार, राजू, राजेश और बाबूलाल मीणा ने बताया कि ओलावृष्टि और बारिश के बाद ठंडी हवा चल रही है। ऐसे में तेज सर्दी से गोवंश के साथ ही श्वानों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। और वहीं मालाखेड़ा की कैरवावाल पंचायत से जुड़े गांव बुर्जवाला में ओलावृष्टि के 3 दिन बाद भी कृषि बीमा से जुड़े कर्मचारी और पटवारी नहीं पहुंचे। किसान उनका इंतजार करने को मजबूर हैं। साथ ही पंचायती राज प्रतिनिधि भी उदासीन बने हुए हैं। किसान विजेंद्र योगी, मुकेश गिलाराम, सुरेंद्र योगी, महेश और विनोद आदि ने बताया कि सरसों की फसल को खासा नुकसान पहुँचा है। इसके बाद भी कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुँचा। ग्राम पंचायत केरवावाल के गांव बुर्जावाड़ा में 3 दिन पहले भयंकर ओलावृष्टि करीब 1:45 बजे रात को भयंकर ओलावृष्टि हुई, जिसमें किसानों का 100 में से 100% नुकसान हो गया। यहाँ तक कि मतलब 2 दिन पहले सभी अधिकारियों ने कही थी कि हम खेतों को देखने के लिए आएंगे। आज तक यहाँ पर कोई खेतों को देखने के लिए नहीं आया है और एसडीएम, कलेक्टर, पटवारी, कानू का सरपंच साहब कोई ने भी आज तक खेतों में आके नहीं देखा है। किसान 3 दिन से खेतों में बैठा है। अकबरपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति में सोमवार को संचालक मंडल सदस्यों की बैठक महेश पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस दौरान कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। व्यवस्थापक रमेश पटेल ने बताया कि सहकारी समिति का गोदाम वर्षों पुराना है और जर्जर हो चला है। इसके फिर से निर्माण के लिए बजट पारित हुआ है और बैठक में इस पर विचार विमर्श हुआ। इसके अलावा आसपास स्थित भूमि पर पौधरोपण किया जाएगा। उधर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी कैमरे लगवाने का भी निर्णय लिया गया। आज देखो, अकबरपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड में ग्राम पंचायत समिति उमरैन की आम सभा की ये बैठक के बाद जो संचालक मंडल सदस्यों की आज एक बैठक की गई, जिसमें कुछ निर्णय उनके संचालक मंडल के सदस्यों द्वारा लिया गया। जिसमें एक तो जो अकबरपुर सहकारी समिति का गोदाम है वो काफ़ी वर्ष पुराना बना हुआ है, जो जर्जर हालत में,
उसके पुनर्निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा गोदाम के पैसे पास हुए हैं, तो उसके निर्माण के लिए उन्होंने बैठ के निर्णय लिया कि भाई इसको किस तरह इसका निर्माण करवाना है जिससे बेहतर और लंबे समय तक चले। और साथ में जो कार्यालय भवन है ये भी काफ़ी नीचा है, तो इसके निर्माण के लिए भी उन्होंने आपसी निर्णय करके सहमति बनाई। साथ में जो समिति के पास जो आसपास जो भूमि है जिसमें पौधारोपण करके स्वच्छता पे और हरियाली और स्वच्छता पे विशेष जोर देने के लिए उन्होंने कहा, जिसमें पौधारोपण करवाया जाएगा। सरिस्का बाग परियोजना के जलाशयों में आने वाले विदेशी पक्षियों की संख्या में कुछ कमी आई है। जानकारों के अनुसार ईरान आदि देशों से जुड़े युद्ध के चलते इनकी तादाद कम हुई है। इन देशों से होकर लंबी उड़ान भरकर परिंदे यहां पहुंचते हैं। प्रकृति मित्र लोकेश खंडेलवाल के अनुसार इजराइल और ईरान एवं गाजा पट्टी फिलिस्तीन आदि में युद्ध से बमबारी होती रहती है। ऐसे में घबराए हुए साइबेरियन आदि पक्षी इन देशों से होकर कम संख्या में आ रहे हैं। सेंट्रल यूरोप से हमारे यहाँ ज़्यादा आते हैं। कभी साइबेरिया केन भी आती थी, पर इराक ईरान के लगातार युद्ध से, अफ़गानिस्तान के युद्धों से वो रुक गई हैं। हमारे यहाँ पे चाइना से या सेंट्रल यूरोप से ही बर्ड्स ज़्यादा आता है, जो हिमालय को क्रॉस करके आते हैं। हज़ारों किलोमीटर, हाँ हज़ारों किलोमीटर स्वाभाविक रूप से हिमालय यहाँ तो है नहीं, हिमालय को भी क्रॉस करके आते हैं। ये अपने आप में बड़ी बात है, बड़ी ऊंची पीक पे आते हैं। एक्चुअल में इसलिए आते हैं कि वहाँ जहाँ से ये आते हैं यूरोप से, सेंट्रल यूरोप से, वहाँ इस समय ज़्यादा ठंड पड़ने से जो इनका वेजिटेशन, और जनरली ये बर्ड्स होती है ना, ये वेजिटेरियन होती हैं। मतलब आपको आश्चर्य होगा कि हमारी बर्ड्स इनका विरोध क्यों नहीं करती। वैसे तो भारतीय लोगों की खासियत है, भारतीय लोग अडेप्ट करने वाले, भारतीय लोग स्वीकार करने वाले। तो हमारे यहाँ देखिए विभिन्न देशों के लोग आए, हमने सबको स्वीकार, ऐसे हमारी बर्ड्स भी उनको स्वीकार करती है। अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में अलवर सांसद खेल महोत्सव जारी है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद 3 दिनों तक खेल महोत्सव को स्थगित कर दिया गया था। सोमवार को फिर से खेल शुरू हो गए। इस दौरान आयोजन से जुड़े रमन गुलाटी, उमरण प्रधान, दौलत राम डेरा मंडल अध्यक्ष बनवारी पटेल, सुरेंद्र यादव और नवीन यादव आदि मौजूद रहे। अलवर सांसद खेल उत्सव का दूसरा दिन है। पूर्व में 3 दिन राजकीय शोक मनाया जा रहा था। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के निधन के कारण 26 तारीख को यह प्रतियोगिता शुरू हुई, जिससे 27, 28, 29 तक राजकीय शोक मनाया गया। और आज पुनः हमारे यहाँ पर 8 टीमों के द्वारा 4 मैच खेले जाएंगे। 12-12 ओवर के ये मैच होंगे। और मैं आदरणीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने प्रतिभाओं की खोज के लिए ऐसी प्रतियोगिताएं शुरू की। इससे अलवर जिले में जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, जो दबे हुए हैं, बेचारे बाहर नहीं निकल पाते हैं, उन सभी को खेल के माध्यम से आगे निकलेंगे और आदरणीय सांसद महोदय का बार बार धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। मैं सभी को पुनः ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और वहीं रामगढ़ के कस्बा अलावड़ा में 26 दिसंबर से चल रहे अलवर सांसद खेल उत्सव के अंतर्गत क्षेत्र की 40 टीमें भाग ले रही हैं। सोमवार को सुबह प्रथम पारी में हुए मैच में रामगढ़ टीम को गोंदगढ़ टीम ने 66 रन से हरा दिया। इस दौरान सांसद भूपेंद्र सिंह के प्रतिनिधि के रूप में सुमित सचदेवा सहित मोनिका, पार्षद गगनदीप सिंह, एम्पायर पुष्पेंद्र सिंह पंवार, फजलू खान और धर्मेंद्र सेन आदि उपस्थित रहे। रामगढ़ पालिका के पार्षदों ने प्रदर्शन कर अधिशासी अधिकारी राहुल अग्रवाल का स्थानांतरण रुकवाने की मांग उठाई है। वहीं सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। नगर पालिका बनने के बाद से अब तक करीब 28 अधिशासी अधिकारियों के तबादले हो चुके हैं। वहीं राहुल अग्रवाल को 20 दिन पहले ही अधिशासी अधिकारी लगाया गया था। इसके बाद विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ ली थी। उधर सोमवार को दोपहर 2 बजे सभी पार्षद इकट्ठे हुए और अधिशासी अधिकारी के तबादले पर विरोध जताते हुए नगर पालिका में धरने पर बैठ गए। साथ ही मुख्यमंत्री बजरलाल शर्मा और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नाम एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को ज्ञापन दिया गया है। पार्षद दौलतराम प्रजापत, चंद्रपाल शर्मा, चंचल भारद्वाज, भुवनेश यादव, निवास खान, फूलवती, कल्लाराम, सोनम गुप्ता और पिंकी सोनी आदि यहां मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि पानी के निकास, सड़क और बंदरों के उत्पाद आदि को लेकर अधिशासी अधिकारियों ने काम शुरू किए थे, लेकिन उनके तबादले से यह कार्य बाधित होंगे। काफ़ी आगे काफ़ी चले गए। जो युवा आता है वो 30 दिन महीने में पूरे नहीं रुकता है और इतने उसको समझ नहीं पाता है नगर पालिका को क्या करना है, क्या सिस्टम चलाना है, इतने उसका तबादला आ जाता है।
आज हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। इसी वजह से आज स्थायी अधिकारी रहेगा तो हमारा रामगढ़ नगर पालिका का विकास हो पाएगा। तो रोकने की मांग की गई है। हाँ, रोकने की मांग की गई है और भजन लाल शर्मा, भूपेंद्र यादव को हमने ज्ञापन दिया है उनके नाम से, और आगे हमारा ये अधिकारी स्थायी रहना चाहिए। रामगढ़ नगर पालिका के समस्त पार्षद रामगढ़ की नगर पालिकाओं में जो अधिकारी आते हैं इनके ट्रांसफ़र से दुखी होकर इकट्ठे हुए हैं। ईओ साहबों का यहाँ कम से कम 20 ईओ आए हैं, उनका टिकने नहीं देते हैं और उन्हें ट्रांसफ़र कर देते हैं। सरकार की क्या मोनोपोली है ये तो हमको पता नहीं, पर सरकार है चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो, यहाँ के लोकल नेता हैं जो इनको परेशान कर रखा है, नहीं यहाँ नगर पालिका में काम होने देते। हम चाहते हैं कोई स्थायी यहाँ ईओ लगाया जाए। इसकी कई बार हम पहले भी लिखित में दे चुके हैं पर कोई सुनने को राजी नहीं है। और फिर हमारे ईओ साहब आए हैं, इनका महीना पर भी नहीं हुआ है, ये काम अच्छा कर रहे हैं, इनको फिर यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। ये कब तक मोनोपोली चलेगी? हम यही चाहते हैं कि कोई स्थायी इनको रहने दिया जाए। खैरतल जाटव समाज संस्थान द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव रहे। साथ ही अति विशिष्ट अतिथि पूर्व विधायक रामहित यादव और विशिष्ट अतिथि जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर सहित सभापति हरीश रोगा, वरुण डाटा, किशनगढ़ वासव एसडीएम मनीष जाटव आदि की मौजूदगी रही। इस मौके पर बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं जाटव समाज के प्रतिभाशाली बच्चों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। Be educated, be agitated, be organized, be confident and never give up। और ये 5 सिद्धांत किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जब तक बच्चों के मन में ये भाव नहीं आएगा कि मुझे पढ़ना है, उसके लिए जुनून नहीं आएगा, उसके लिए मेहनत करने की या उसके सामने कोई दिक्कत आती है, उन दिक्कतों को झेलते हुए भी पढ़ने के प्रति जुनून पैदा नहीं होगा, तब तक शिक्षा प्राप्त नहीं की जा सकती। आज ये सौभाग्य का अवसर है कि समाज में प्रतिभाशाली बच्चे निकलने भी लगे हैं और प्रतिभाशाली बच्चे अपने जगह पे अलग मुकाम बनाने का भी काम कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि आज आप लोगों की बहुत सही मांग है कि लड़कियों के लिए भी छात्रावास होना चाहिए। पिछले दिनों मैं आपके अलवर शहर के कार्यक्रम में गया था, वहाँ भी जाटव समाज ने मांग करी थी कि हमारे को भूमि उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने तो अप्लाई भी कर रखा था। हमने उसी समय कलेक्टर साहब और यूआईटी से बात करके अलवर शहर में जितनी जमीन चाहिए थी जाटव समाज को उपलब्ध करा दी। खैरतल के वार्ड 13 में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ सोमवार को कृष्ण जन्म की झांकी संपन्न हुई। वहीं दोपहर 1 बजे से शाम 4 बजे तक आचार्य राजा शास्त्री द्वारा भागवत कथा की गई। इस दौरान कृष्ण जन्म के भजनों पर श्रद्धालु महिलाओं ने नृत्य भी किया। इस मौके पर सुनील गुप्ता, दयाराम महावर, रिंकू गुप्ता, टिंकू गुप्ता, दीपक और सरोज देवी आदि मौजूद रहे। खैरतल तिजारा जिला कलेक्टर किशोर कुमार की अध्यक्षता में बजट घोषणाओं और विभागीय प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा संपन्न हुई। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के विभिन्न पहलुओं को समझाया गया। कलेक्टर ने इस योजना को अधिक से अधिक प्रचारित करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर ने जल जीवन मिशन, ट्रांसफार्मर की उपलब्धता, सड़क निर्माण कार्य और मौसमी रोगों के नियंत्रण पर भी चर्चा की। साथ ही बजट घोषणाओं की जल्द क्रियान्विति को लेकर हिदायत दी। इसके अलावा 1 जनवरी से 31 जनवरी तक सड़क सुरक्षा अभियान का आयोजन किया जाएगा। बैठक के दौरान एडीएम शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतन लाल भार्गव और अतुल साहू, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, शिक्षा अधिकारी राजकुमार जैन और सीएमएचओ अरविंद गेट आदि की उपस्थिति रही। अलवर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र में किराए के मकान में रहने वाले एक मजदूर ने अज्ञात कारणों के चलते जहर खाकर जान दे दी। यूपी के बांदा जिला निवासी 19 वर्षीय दीपक वर्मा अलवर रोलर मिल में आटा बनाने की फैक्ट्री में काम करता था। गत रात दीपक ने अपने कमरे पर सेल्फोस का सेवन कर लिया। सामान्य चिकित्सालय में उसने उपचार के दौरान सोमवार सुबह दम तोड़ दिया। वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दीपक के साथ कमरे में रहने वाले सुशील ने घटनाक्रम की जानकारी दी। हाँ, ये फैक्ट्री में काम करता था। हाँ। फिर क्या हुआ?
पता नहीं, रात में कुछ बात हुई, सल्फास खा लिए। फिर भर्ती कराया? हाँ, भर्ती कराया। फिर कितने बजे गुजरा आपको? ये आके सुबह गुजरा 6:30 बजे के लग। कितने साल का है? 19 साल? हाँ, 19 साल का। शादीशुदा है? नहीं। कब से रह रहा है यहाँ पे? आप कब से हो? हमें हो गए 5 महीना। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। ओलावृष्टि से तबाह किसानों ने सुविधा शुल्क मांगे जाने को लेकर कलेक्टर से लगाई गुहार, फिर से सर्वे की उठाई मांग। वहीं एटीएल की खबर के बाद तबाह खेतों का जायजा लेने निकले अफसर। राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा वर्ष 2024, अनेक घटनाक्रमों का चला दौर। लेपर्ड ने राजर्षि कॉलेज स्टाफ रूम के पास किया शिकार, पिंजरे की पकड़ से हफ्तों से है बाहर। और दुर्दशा का शिकार हुआ बायोडायवर्सिटी पार्क, टूटे झूलों और बदहाल ओपन जिम के साथ ही सूख रहे हैं पेड़ पौधे। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।